अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स, एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाली हूँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल एमडी किटेंस, फॉर ऑल ई किटेंस एंड स्पेशली नम्स के जो अभी टेस्ट देने वाले हैं कल, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी आपको सब चीज़ें आ जाएं, आप कितनी भी हार्ड वर्क कर लें, कितना भी आप जो है वो आ जाए आपको, लेकिन अगर आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने का सही तरीका नहीं आता, यू डजंट हैव टू से कि आपका कोई अच्छा टेस्ट हो सकता है, राइट। तो आपको राइट वे पता होनी चाहिए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। We're going to start the video. Make sure to thumbs up, share this video because sharing is a caring, and don't forget to subscribe for more informative videos like that and press the bell icon on. इस तरीके का जो है वो बुकलेट दिया जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि आपको किस सब्जेक्ट से जो है वो अपना टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं आपको दो जो है वो पॉइंट्स के हवाले से बताऊँगी कि वो क्वेश्चन सबसे पहले करें जिसकी वेटेज ज़्यादा हो, यानी जिसके क्वेश्चन ज़्यादा हों, और दूसरी बात कि वो करें जो आसान हो, मतलब कॉमनली आसान हो। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ एमडी किटेंस की, तो वहाँ पर होगा अब आपने सबसे पहले जो पोर्शन स्टार्ट कर लेना है अपना, वो आपने स्टार्ट कर लेना है जो है जी वो सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन ही हम क्यों करें। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस वजह से कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से आपके वेटेज का पोर्शन पहले हो जाएगा, तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और मैनेज भी हो जाएगा आपका टाइम। दूसरा कि आसान है बाकी सब्जेक्ट से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थ्रू आउट द टेस्ट जो है वो मेंटेन रहता है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होता डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देखकर। सही है जी, कि मैं किस तरह से इसको अटैम्प्ट कर रही हूँ। अब फॉर सपोज है यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ जॉइंट लेग्स एंड दैट, वो मैंने पढ़ लिया। अब जो है इसका ऑप्शंस में देखूँगी, जो मुझे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अभी तो डी तक ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी जो हैं वो आपको ई तक दिए जा रहे हैं ऑप्शंस। सही है, तो आपने फिर जो आपको राइट लग रहा है वो डायरेक्ट जो है वो शीट उठा लेनी है, और इस शीट में जो है वो आपने अपना बबल जो है वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड फिल कर लेना है। फॉर सपोज़ यहाँ पे आपको 52 से बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो आपने अपना 52 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट कर लेना है। मतलब जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसी को उसी वक्त आपने बबल शीट में फिल करना है, उसी क्वेश्चन नंबर को देख के, उसी से ऑप्शंस को देख के, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पर करूँ कि 54 क्वेश्चन अब आपको ये नहीं आ रहा, ठीक है, या आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस में जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, इसको इनसर्कल करके आप ये क्वेश्चन छोड़ते चले जाएँ, ठीक है। तो अब मैंने क्यों बोला कि इन सर्कल यहाँ पे करना है, इस वजह से ताकि जब आप दोबारा सारी टेस्ट को रिव्यू करेंगे कौन से क्वेश्चन रहते हैं मैं वो कर लूँ, तो आपका ये जब मार्क्ड होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा रहता है, आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने ऐसे करते चले जाना है। अब फिर आए आप अब नीचे करते चले क्वेश्चन, और साथ में आपने बबल शीट अपनी फिल करती चली जानी, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको उसमें दो ऑप्शंस में जो है वो डिफ़िकल्टी है कि आइदर ए होगा या डी होगा, तो उस हिसाब से आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चन को आपने इनसर्कल करना है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये आप भी आपने बबल शीट में फिल नहीं करना, आपने करना है क्वेश्चन। और दूसरा, आपको जिन दो ऑप्शंस में आपको उस वक्त एट अ टाइम आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, उन दो ऑप्शंस को भी आप इनसर्कल करते चले जाएँ। फॉर सपोज मुझे ए भी लग रहा है इसको और डी भी लग रहा है, तो मैं इसको इनसर्कल के बाद याद रखें कि जो क्वेश्चन आप छोड़ते चले जा रहे हैं, फॉर सपोज मैंने 54 छोड़ा, तो शीट में भी वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो मैंने छोड़ देनी लाइन। अगर मुझे 55 का आ रहा है, फॉर सपोज 55 का बी है, तो मैं इसी को 55 की लाइन में ही बी को फिल कर लूँगी, ठीक है। ऑप्शंस मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट। गलती करते हैं बच्चे फिजिकल टेस्ट करने के वक्त, वो होती है अक्सर उनकी बबल शीट फिल करने के वक्त, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टिक करते चले जाते हैं, बबल शीट उनकी रह जाती है, फिर एंड में वो फिल करने बैठ जाते हैं, तो ये मेथड गलत है, ऐसा आपने नहीं करना। बबल शीट आपने उसी वक्त फिल करनी है जो क्वेश्चन आप उस वक्त करते चले जाएं। दूसरी बात कि जब भी आप बबल शीट को फिल करने लगे ना, तो आपने उसी वक्त उस नंबर का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस नंबर को लाजमी देखना है, और उसके ऑप्शंस को भी यहाँ से लाजमी देख लेना है, ठीक है। इसे पेन लगा के या हाथ लगा के, ताकि आपका वो ऑप्शन ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। वो आपने करने हैं, जिनमें आपको कन्फ्यूजन्स है वो आपको छोड़ते चले जाना है, दो ऑप्शंस में आपने छोड़ते चले जाना है। पर ये उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस अभी आपने ये देखिए कि लाइन बाय लाइन है या फिर छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट या किसी फिगर के थ्रू, फॉर सपोज यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस इसके लंबे हैं या फिर ये फिगर है,
या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो वो अभी आपने छोड़ते चले जाना है, उसको इंसर्कल करके छोड़ के चले जाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म कर लेना है, ठीक। अभी जो रह गए वो अपनी एंड में करने हैं, बट अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समअप करती हूँ। अब जो आपने बायोलॉजी का लिया, फिर आपने जाना है केमिस्ट्री के पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन बायोलॉजी के बाद जो क्वेश्चन आसान होता है वो आपको केमिस्ट्री, जो क्वेश्चन आपको आता चले जा रहा है आपने करते ही साथ बबल शीट फिल करते जानी है, जो नहीं आ रहा सर्कल करना है, जिनमें डिफ़िकल्टी है उन 2 ऑप्शन को सर्कल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं आपके इक्वेशंस के या फिर न्यूमेरिकल्स के या फिर प्रॉब्लम्स के, वो अभी आपने छोड़ते चले जाना, उनको पढ़ना ही नहीं है आपने। अब क्यों? या वो करेंगे ना, एक तो आपका टाइम लग जाएगा, दूसरा अगर वो आपको नहीं आया तो वो भी जो है वो आप कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तीसरी बात कि अगर वो आपको आ भी रहा है और आप अगर उसको सॉल्व करने पहले ही बैठ गए तो आपका टाइम सर्कल रिविजन में लग जाएगा, ठीक है। तो अभी उसको छोड़ते चले जाएँ, इस वजह से मैं कह रही हूँ, ठीक है। पोर्शन को भी फिल आउट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाना है इंग्लिश के पोर्शन पे, ठीक है। अब इंग्लिश के पोर्शन में मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन केमिस्ट्री के बाद ठीक रहता है और अच्छा भी बनता है, क्योंकि फ़िज़िक्स पहले उठा देंगे आप तो वो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में डाल देगी, ठीक है। अब जैसे ही आप इंग्लिश के पोर्शन पे आएंगे तो आपने वैसे ही क्वेश्चन करते चले जाने हैं, जो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है सर्कल, वही मतलब स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ये थोड़े काफ़ी लंबे भी होते हैं और करने में टाइम कंज्यूमिंग भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप हाल ही फ़िलहाल छोड़ते चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद जो है एंटोनिमस है, सिनोनिम्स से जो आपको आ रहे हैं वो करते चले जाएँ और साथ में बबल शीट फिज़िक्स को टच करें, क्योंकि इसका पोर्शन ज़्यादा अभी वेटेज रखता है। आप फिज़िक्स के पोर्शन पे आ गए, अब फिज़िक्स के पोर्शन में भी जो क्वेश्चंस आपने सेम स्ट्रेटेजी जो आ रहा है करना है, जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो नहीं आ रहा छोड़ते चले जाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को हाल फिलहाल आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपके वो सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जो आपको आ रहे थे और आपने कर लिए, ठीक। अब आपने कौन से क्वेश्चंस उठाने, फिर आपने दोबारा से वहीं से बायोलॉजी से स्टार्ट करना है और फिर वो क्वेश्चंस जो आपने इन सर्कल करते छोड़ते चले गए हैं, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस थे, एक जो आपको नहीं आ रहे थे बिल्कुल, एक जो आपको आ रहे थे लेकिन 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन्स थी, तो उसको आपने इन सर्कल क्या होता है कि आइदर ए भी हो सकता है आइदर सी भी हो सकता है, तो ठीक है। तो अब उन क्वेश्चंस को आपने पकड़ना है, ठीक है। बारे में आपको ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको उस ऑप्शंस को करना है, मतलब जो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है उसमें से, फिर आपको उसको करके जो है बबल शीट में साथ ही फिल करते चले जाना है, ठीक। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ते चले जाएं, सही है। फिर आपने ऐसे ही जो आपने केमिस्ट्री फिज़िक्स इंग्लिश में जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन थी वो सारे आपने क्लियर आउट कर देने हैं, ठीक है। फिर दोबारा से आपने सारे क्वेश्चंस को बायोलॉजी के साथ उठाना है, ठीक है। फिर अब बायोलॉजी से आपने उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है जिनमें की वजह से किसी फिगर वगैरह की वजह से छोड़े होते, अब लंबे थे नहीं पढ़े थे, तो आपने अब उनको जो है वो पढ़ने, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ना मानो कि मैंने उस वक्त छोड़ दिया कि मैं अभी इसको नहीं दिख रही क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है या मुझे इसको सॉर्ट आउट करने की थोड़ा ज़रूरत है, ठीक है, या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ के उनको जो है वो मैं सॉर्ट आउट करके है। अब जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे डबल ऑप्शन वाले वो करने हैं, जो न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़े थे उसके बाद मैंने वो कर लेने हैं। न्यूमेरिकल्स भी कौन से करने हैं ये थोड़ी समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री हो फिज़िक्स हो दोनों की बात करें। जो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लेते या जो आपको आ रहे हैं कि एग्जैक्ट फार्मूला इसी से होंगे तो वो आप करें। जो जिन आपको न्यूमेरिकल्स का फार्मूला नहीं पता, इक्वेशंस का नहीं पता, आपको याद नहीं आ रही उस वक्त, तो उनको अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश पे आ जाना है और उसकी जो स्टेटमेंट्स आपने नहीं पढ़ी थी, लंबे क्वेश्चन आपने छोड़े थे या जो 2 ऑप्शंस वाले आपने क्वेश्चन छोड़े थे वो आपने कर लेने। इसी तरीके से फ़िज़िक्स में भी आपने कर लेने। लेकिन वही बात फ़िज़िक्स की मैंने की जो आपसे कि अगर न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट आपके हो रहे हैं तो आपने करना है, नहीं हो रहे तो टाइम ज़ाया नहीं करना उसमें, और ना ही वहाँ पे बैठ के सोचना है कि अरे यार मुझे तो नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, ठीक है। ऐसे टाइम आपका बिल्कुल कंज्यूम हो जाएगा। स्टार्ट करना है और अब आपने उन क्वेश्चंस को देखना है जो क्वेश्चंस आपको आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से करना है मैं वो आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो आपने इन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, तो देखें इसमें आप पहले ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है। फिर ऑप्शंस को आप जो एक्सक्लूडेड करना सीखें, ठीक है। मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिक का नाम नहीं याद आ रहा, बट इसको ऑप्शन एक्सक्लूडेड जो है वो उसमें करना होता है कि आपने देखना होता है कि फॉर सपोज़ कि जो 35% था ये मैंने और सरफेस के बारे में पढ़ा था, अभी मैंने इसमें नहीं पढ़ा हुआ था,
तो ये ऑप्शन तो मतलब आपका होगा एलिमिनेट, ठीक है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। फिर आपने देखा कि 25 जो परसेंट था ये मैंने फलां पे पढ़ा था, या फिर ये नहीं हो सकता इस अंदाजे के हिसाब से, क्योंकि डिज़र्ट्स मतलब इतनी डिज़र्ट्स तो हैं ही नहीं सरफेस पे, ठीक है, तो उसको आपने ऐसे राउंड ऑफ करते चले जाना है। अब आपने देखना है कि 15 और 17 बच गए आपके दो ऑप्शंस पर। आपने ये देखना है कि डिज़र्ट जो है वो मोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं। अब आपको नियरेस्ट ऑप्शन जो इनमें से लग रहा है ना, वो आपने कर लेना है इसका। तो ये आप ऑप्शन एक्सक्लूडेड से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है इसे कर सकते हैं। अब इसका एक मैं और एग्जांपल दूँ आपको। इसका दूसरा ऑप्शन जैसे मैं आपको यहाँ पे दूँ कि ये जो है वो एक क्वेश्चन है जैसे कि नेफ्रॉन में जो किडनी के जो नेफ्रॉन होता है, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस बाय विच प्रोसेस, ठीक है। अब आपको इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के बारे में लाइक पता है कि देखो डिफ्यूजन जो होता है वो उन मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए तो होते ही नहीं, और ग्लूकोज जो है वो वेट में और साइज़ में बड़ा है, तो इसके लिए ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं है। फिर आपके पास मतलब ये आपके दो ऑप्शन जो हैं वो जाते हैं आपके वो एक्सक्लूडेड, तो उनको आपको इसके कट लगाते चले जाना है। फिर आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। फिर आपने ये देखना है कि या जो ग्लूकोज था, तो अब बड़ा मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है बड़े मॉलिक्यूल के अंदर जाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत तो देनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर आपको लगे कि एक्टिव होगा तो आपने कर लिया एक्टिव, और पैसिव में आपको ऑप्शन मतलब हो ही नहीं है तो कट ऑफ हो गया। ऐसे मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है अभी आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ऑप्शंस एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शंस के डेफिनेशंस या ऑप्शंस के बारे में थोड़ा पता हो अगर आपको, तो आप एक्सक्लूडेड का ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अक्सर आपके पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि जिनका जो स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपका जो वैल्यू होता है ना वो आपका राउंड ऑफ में उन्होंने दिया होता है, और आपका जो है इक्वेशंस में जो पॉइंट्स में निकल रहा होता है या फिर किसी और वैल्यू में निकल रहा होता है, मतलब एग्जैक्ट अगर आपका वैल्यू नहीं निकलता तो आपने क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो राउंड ऑफ में दिए गए होते हैं लेकिन आपका जवाब पॉइंट्स में निकल रहा होता है, तो उन ऑप्शंस को आप राउंड ऑफ करके, अब जैसे 0.75 अगर निकल रहा है तो उसका राउंड ऑफ आपने बना दिया तो 1 निकलेगा, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के कुछ ट्रिक्स यूज़ की जाती है न्यूमेरिकल्स के हवाले कि इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अक्सर इनमें जो है ना बंदा थोड़ा सा भूल जाता है कौन सी ट्रिक यूज़ करनी होती है, विच आई वॉज यूज। मैं आपके सिनोनिम्स की पहले अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें अगर आपको ये नहीं आ रहा है, फॉर सपोज ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टेस्टी की मीनिंग क्या होते हैं, तो आप अपने देख लें कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि इसकी आउट ऑफ मीनिंग है, ठीक है। तो ये तो उसको सिनोनिम होने से रहा, ठीक है, क्योंकि आपको अब देखो ऑप्शन के अगर आपको सिनोनिम्स पता है तो फिर भी आपका हो जाता है नहीं, देखो जैसे टेस्टी का आपको पता है कि सिनोनिम ये टेस्टी नहीं हो सकता तो आपने काट दिया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने जब दूसरा ऑप्शन देखा तो आपको पता नहीं था कि एनाइड होगा कि नहीं होगा, अब आपने देखा अक्सर ऐसा होता है सिनोनिम और एंटोनिम्स के आप इंग्लिश में आपको ऐसी ट्रिक दी जाती है कि आपको दो ऑप्शंस होते हैं आपके जिनकी सेम मीनिंग निकल रही होती है, ठीक है। अब देखो ट्रायल और ट्राई दोनों का माना सेम है, ठीक है। अब दोनों का माना सेम है तो अब नीचे से कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि सी डी बोथ होगा, तो फिर आप थोड़े से मुश्किल में भी लग जाए। अब इन दोनों का हो सेम माना है तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना एक MCQs के, तो ये भी आपके मतलब कट ऑफ हो जाएंगे, बाकी जो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा वही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बहुत ऐसे होते हैं कि जिनमें आप दो ऑप्शंस ऐसे सेम दिए जाते हैं और नीचे से बोथ ऑप्शंस का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो फिर आप उससे भी एस्टिमेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, जो कि मोस्ट आपका टाइम यही क्वेश्चन देते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक आपको ये यूज़ करनी चाहिए कि बजाय जो आप पूरे स्टेटमेंट पढ़ने बैठे हैं टाइम ज़ाया करें, इससे आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ के आपने देखना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अब देखो फॉर सपोज यहाँ पे पूछा कि व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड शाउटेड क्रचली, अब आपने ये वर्ड्स आपने यहाँ पे ढूंढने कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट्स में एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं दिए गए होते, उनके सिनोनिम्स के साथ दिए गए होते हैं, तो फिर वो भी आप यहाँ पे देखा करें, ठीक है। एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इस फिज़िकल टेस्ट में अक्सर क्या करते हैं कि वो जो है वो पहले टेस्ट करने में शुरू हो जाते हैं और अपनी जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी होती है वो कहते हैं कि हम लास्ट में करेंगे, और कुछ को टाइम नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेनी होती है, जिसमें आपसे आपका नाम पूछ रहे होते हैं, रोल नंबर पूछ रहे होते हैं, CNI से पूछ रहे होते हैं, बुकलेट नंबर जो आपका जो है काफ़ी सारे इसमें बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बुकलेट नंबर जो है ना वो आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन बुक नंबर इस तरीके से लिखा होता है। मैं एक टेस्ट में दिखा दूँ आपको,
NTS का जो हाँ ये देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुक नंबर दिया जा रहा होता है कि मतलब क्या होगा, ठीक है। रोल नंबर आपको अपनी स्लिप से देख के लिखना होता है। और बाकी जो बुक का कलर होता है ना, उसमें देखें बच्चे काफ़ी क्या करते हैं कि उनको ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं इसमें टिक करते हैं, तो टिक करना गलत होता है। आपका जो भी बुकलेट कलर है, फॉर सपोज़ मेरा जो है वो येलो है, ठीक है, तो मैं येलो को टिक नहीं करूँगी, बल्कि मैंने येलो के इस ऑप्शन को जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सही है। सिग्नेचर वगैरह आपने वहीं करने होते हैं जो आपके आइडेंटिटी कार्ड पे होते हैं, सही है। क्योंकि बच्चे का भी क्या करते हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे अलग से सिग्नेचर्स होते हैं और यहाँ पे जो अलग सा जो सिग्नेचर बना लेते हैं, सही है। तो अपना वही सिग्नेचर करें जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसी ये तीनों चीज़ें आपने संभाल के लिखनी होती हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका नाम आपने मेंशन नहीं भी किया होता तो आपकी CNSE से आपका नेम पता लग जाता है। और अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो फिर तो आपको टेस्ट ही इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर आपने बुकलेट नंबर नहीं लिखा तो फिर आपका फिर भी जो है वो टेस्ट इंक्लूडेड। आपसे कहना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं, उनको डराया जाता है ये समझा के, जब आप ऐसे काइंड की टेस्ट देते हैं तो इसमें ऑप्शन जब आप फिल करते हैं और अगर आपका थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल गया तो आपको वो ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं होगा। देखिए आपको बताया जाता है कि इनकरेक्ट फिलिंग ये होती है कि मतलब अगर आपने 2 ऑप्शंस फिल कर लिए या इस तरह से फिल किया या फिर सिर्फ अनसर्किल किया, ठीक है, या फिर जो है वो आधा मतलब पूरी तरह से फिल नहीं किया कि ऑप्शन ए जो है वो पूरा छुप जाए, या फिर आपने सिर्फ खाली छोड़ दिया या टिक कर दिया, तो ये ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट फिलिंग ये होती है। बाकी अगर ऐसा है कि आप देखो कोई ऑप्शन फिल कर रहे हो और आपका थोड़ा सा कॉर्नर से निकल गया, लाइक मैं अगर ऑप्शन 1 फिल करके आपको दिखाती हूँ, अब देखो ये मैं ऑप्शन फिल कर रही हूँ, सही है। अब अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे इस ऑप्शन में से क्या हो रहा है कि अब देखो ये करेक्ट फिलिंग है, अगर आपको थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ठीक है, कोई काफ़ी लोगों को अगर पसीने वगैरह आ रहे होते तो उनको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल जाता है या फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो देखिए ये इनकरेक्ट फिलिंग में शो नहीं होता। इससे भी अगर ऐसा हो भी जाता है ना कि यहाँ से थोड़ा निकल गया यहाँ से, या फिर कभी कभार हाथ ऐसे लग जाता है, तो फिर वो इसमें आपकी इनकरेक्ट फिलिंग नहीं होती, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप जो है वो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है वो एक राइट मेथड होता है किसी भी फिज़िकल जो MCQs का टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करने की, और इन ट्रिक्स को यूज़ करें। इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।